हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 4 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे सबसे पहला आर्टिकल है दैट लोकसभा पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बिल 2023। दिस बिल रिप्लेस द ऑर्डिनेंस ऑन कंट्रोल ऑफ सर्विसेज। तो ये काफी दिन से न्यूज में है, तो इसको आज अच्छे से हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, हुआ क्या, आपने देखा इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे पास तीन पार्ट्स, चार पार्ट बने थे, पार्ट ए बी सी डी, फिर तीन हुए। तो उसी तरीके से पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था दिल्ली। ओके। देन 1951 में एक लॉ इनेक्ट किया गया जिसके थ्रू दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई। ऑलराइट। देन सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, आपको पता है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। ठीक है। उसके बाद सेवंथ अमेंडमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है सभी का, फिर सिर्फ दो कैटेगरी बन के आती है, सभी पार्ट ई बी सी अबॉलिश होते हैं, बन जाता है यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। दो कैटेगरी बन के आई हमारे पास। तो यूनियन टेरिटरी बना दिल्ली। ऑलराइट। अब इसमें प्रोविजंस क्या रखे गए थे कि एक तो दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। राइट। और ये यहाँ पर जो पहले से लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही थी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एबॉलिश किया जाएगा। राइट। सो दिस वाज द सिचुएशन। देन एक यूनियन टेरिटरी एक्ट पास किया जाता है 1963 में। इस एक्ट से पुडुचेरी, जो कि उस टाइम पौंडीचेरी जाना जाता था, पुडुचेरी को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई। राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दिए गए। तो फिर सोचा कि शायद दिल्ली को भी ऐसा कुछ दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली के केस में ये नहीं होता है। देन दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आए इसके 3 साल बाद 1966 में। इसने दिल्ली को एक म्युनिसिपल काउंसिल सॉर्ट ऑफ दे दिया कि आप इससे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर सकते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल। ऑलराइट। तो इसी के साथ एक बालाकृष्ण कमेटी सेटअप की गई आगे चल के। इस कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा, बालाकृष्ण कमेटी। ये सब मैं अभी आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में बता रहा हूँ, ओके, उतना डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, बट सफिशिएंट है आपकी जानने के लिए कि दिल्ली में क्या क्या हुआ है शुरू से अब तक। सो बालाकृष्ण कमेटी 1987 में इसने कहा कि दिल्ली शुड कंटिन्यू एज ए यूनियन टेरिटरी इटसेल्फ, इसे यूनियन टेरिटरी की तरह ही गवर्न होने दीजिए, बट इसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दीजिए, एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है यहाँ तक? देन फाइनली 69th अमेंडमेंट, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 आता है, जिसमें आर्टिकल 239 ए जो बार बार न्यूज में आता है, इससे स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। अब इस स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या था, ये बताता है कि आपको किस तरह से फंक्शन करना है। ऑलराइट। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली बना यहाँ पर, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ 239 ए इस आर्टिकल ने क्या किया, इसने बताया कि इन केस अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेलियर के केस में क्या करना है वो बताया था कि किस तरीके से पूरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चली जाएगी, हु विल एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके। उसके बाद आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट है। ऑलराइट। तो उसी तरीके से यहाँ स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर होनी चाहिए दिल्ली को, तो दी गई, बट एक्सेप्ट 3 मैटर्स, दैट इज लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ये अथॉरिटी दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको नहीं दी गई, ये सेंटर ने अपने पास रखी। ऑलराइट। नाउ दिस अंडर दिस आर्टिकल 239 ए इसी की क्लॉज 4 में एक प्रोविजन डाला गया, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर में डिसएग्रीमेंट हो जाए, किसी बात पर ये एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सिचुएशन होगी, तो ऐसे में मैटर रेफर करेंगे एलजी प्रेसिडेंट को। ठीक है। अब जब तक ये मैटर पेंडेंसी रहेगी, जब तक इस पे फाइनल डिसीजन नहीं लेते प्रेसिडेंट, यानी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर का, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगा वही प्रेसिडेंट का डिसीजन।
जब तक ये पेंडेंसी में है तब तक एलजी अपना डिस्क्रिशन यूज करके काम कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिशन है ना, यही मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। तो इस डिस्क्रिशन को या तो ये प्रेसिडेंट जो है ये डिसीजन जल्दी से दें, ठीक है, विद इन अ डे और टू, वरना ये जो डिस्क्रिशन एग्जाम यूज करते हैं एलजी, वो गलत होता है। क्योंकि देखिए दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़, ठीक है। अब अगर 2.5 करोड़ लोगों को उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्न ना करके एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे जो कि एक तरह से एक ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से आते हैं वो, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है उसमें। अगर कुछ चीजें गलत हो रही है तो पब्लिक किसको जिम्मेदार ठहराएगी? एक एडमिनिस्ट्रेटर को तो नहीं ठहरा सकती ना, क्योंकि उसने तो चुना नहीं है, वो तो डायरेक्टली अपॉइंट हुआ है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इसलिए इतने सारी पॉपुलेशन को आपको रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकें। अगर सर्विसेज अच्छी नहीं दी जा रही हैं तो उसको क्वेश्चन कर सकें, उन्हें अकाउंटेबल कर सकें। लेकिन इसका दूसरा लॉजिक ये दिया जाता है कि क्यों नहीं देना है। तो पहली बात वो कहते हैं कि देखिए दिल्ली एक कैपिटल है देश की, ठीक है, और ये बिलोंग करती है पूरे इंडिया को, ना कि वहां सिर्फ रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों को। ऑलराइट, तो इस दिल्ली में हमें लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली मेंटेन करना है, इसलिए सेंटर इस पे अपना कंट्रोल चाहती है। ऑलराइट, और मैंने आपको उसमें बताया था कि दिल्ली बना है 7 डिस्ट्रिक्ट से मिलके, और उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है, ना कि पूरी दिल्ली। क्लियर? अब हम आते हैं कि सर्विस को लेके, सर्विस के कंट्रोल को लेके क्या इशू है। अब देखिए एक मिनिस्टर है जैसे, उसकी पूरा काम जो फंक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही, ठीक है। लेकिन अगर, और ये मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लाई करती है? ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके रिस्पॉन्सिबल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप अपहोल्ड करोगे जब उसके नीचे काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर उसकी सुन ही नहीं रहे हैं? ये डायरेक्ट कमांड लेंगे अब सेंटर से, तो फिर इनका मतलब ही क्या है मिनिस्टर्स के होने का? राइट। तो इसी को लेके जो केस चला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए ये जो सर्विसेज है सभी तरह की, एक्सेप्ट पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर वाला काम, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज है, ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट दोज 3, ऑल सर्विसेज शुड बी अंडर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन था। तो इस जजमेंट को नेग्लेक्ट करने के लिए या इसको जीरो करने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई एक ऑर्डिनेंस, ठीक है। और आपको पता है ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है अंडर आर्टिकल 123, ठीक है, और इसकी लाइफ कितनी होती है? 6 मंथ प्लस 6 वीक। देन अब इन्होंने इसमें क्या किया कि इन्होंने कहा है कि हम एक सेपरेट अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, जैसे कि सेंट्रल सर्विस बोर्ड, सॉरी सिविल सर्विस बोर्ड। इसमें तीन लोग होंगे, एक होगा चेयरमैन, चेयरमैन खुद होंगे सीएम दिल्ली के, और 2 मेंबर होंगे। ये 2 मेंबर होंगे, एक होंगे चीफ सेक्रेटरी और एक होंगे होम सेक्रेटरी। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है इस बोर्ड में, और पहली बात तो ये बोर्ड काम क्या कर रहा है? ये काम करेगा पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी मैटर, राइट, ये काम है इस बोर्ड का। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है मेजोरिटी से, यानी कि वोटिंग से, कंसेंसस नहीं। कंसेंसस का मतलब होता है तीनों एग्री करें तो ही, अगर एक भी अपना नेगेटिव ओपिनियन देता है तो वो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीएम को हमेशा प्रॉब्लम होगी इन 2 से? ठीक है, तो ये बात है सिविल सर्विस बोर्ड को लेकर। देन एंड हाँ, ये जो सर्विसेज है ये आती हैं आपकी स्टेट लिस्ट में, एंट्री 41, ज़्यादा जरूरी नहीं है जानना। तो फाइनली अब वो बिल पास हो चुका है एंड सभी सर्विसेज का कंट्रोल इनके हाथ में जाएगा, सेंटर के हाथ में, ठीक है। तो ये थी पूरी दिल्ली की कहानी, तो हमने देख ली है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड फ्यू अदर थिंग्स, जैसे restricted the import of personal computers, laptops, palm tops, automatic data processing machines, microcomputer processors and large mainframe computers with immediate effect। और ये मेनली टारगेट कर रहे हैं चाइना को, सिंस मोर देन 75% ऑफ इंडियाज टोटल $5.33 बिलियन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स इन 22-23। मोर देन 75 हम लोग इंपोर्ट करते हैं अकेले चाइना से, ठीक है।
तो इसको भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे अंदर तो पहुंच पहुंच हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए इंपोर्ट बैन किया गया है, बट ऐसा नहीं कि बैन टोटल है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपको अगर इंपोर्ट करना था, एक वैलिड लाइसेंस ले लीजिए। तब ये वैलिड लाइसेंस जो लेगा, इसमें क्या होगा, एक तो जानबूझ के डिले किया जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा, करप्शन को ब्रीड करेगा। जैसा इंदिरा गांधी जी के टाइम होता था, जब हमारे यहाँ लाइसेंस इंस्पेक्टर राज होता था, दीजिए रिश्वत हो, लाइसेंस दे दीजिए। ओके। तो और तो ये जो हमारा इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज था, ये कहीं ना कहीं हम रिवर्ट होकर वापस उसी तरफ जा रहे हैं। जबकि हमने 91 में जो रिफॉर्म्स किए, उसका क्या मतलब था कि आप फ्री मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ दीजिए हर चीज को, ठीक है। आप बनाइए अच्छी चीजें ताकि आपको इंपोर्ट कम करना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इंपोर्ट को बैन करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जियो अपना नोट लॉन्च किया है, ठीक है। अपनी खुद की जियो बुक लॉन्च की है इन्होंने 2 दिन पहले ही। तो ये आप कह सकते हो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं जहां पर, ठीक है। तो अब रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक कंपल्शन बन जाएगा लोगों के लिए ये खरीदना, जियो जियो बुक को। और अगर जियो बुक की बात करें, तो इट इज नथिंग बट ए मोबाइल फोन ऑफ 11 इंच स्क्रीन, क्योंकि इसकी अगर मेमोरी आप देखेंगे तो जस्ट 4/64 GB, ठीक है। इतनी, इससे ज्यादा तो आजकल मोबाइल की होती है। तो अब अगर एक बुक ले रहे हैं जियो बुक, और उसकी मेमोरी इतनी है, तो वो किसी काम की नहीं है। और जो भी हो रहा है, मोस्टली इसका भी सारा रॉ मटेरियल सब आ रहा है चाइना से ही, क्योंकि चाइना और ताइवान से, और इंडिया में आके बस असेंबल कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दिस इज मेड इन इंडिया। तो अगेन, जस्ट जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सेकंड, एक तो आप वैलिड लाइसेंस लेके इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, बैगेज अलाउड किया है, यानी कि जैसे आप अगर दुबई या चाइना घूमने जाते हो, तो वहां से ऐसे जो परमिशन होती है कि आप एक फोन या 2 फोन अपने साथ कैरी करके ला सकते हो, तो वो चीज अलाउड रहेगी। फिर ऑलमोस्ट आप 20 पीसेस तक की परमिशन है इंपोर्ट करने की, बट अगर आप वो चीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करने के लिए मंगा रहे हो, या टेस्टिंग के लिए मंगा रहे हो, या इवन रिपेयर करने के लिए भी मंगा रहे हो, तो अलाउड है। बट सिर्फ 20 पीसेस, बट नॉट फॉर सेल। सेल के नहीं कर सकते आप उनको, सिर्फ अपने यूज के लिए मंगा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। और सेकेंडली, रॉ मटेरियल अभी भी अलाउ है, यानी कि आप पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो। यानी आप एक जियो बुक बनाने के लिए सारे पार्ट्स इंपोर्ट कर लीजिए, और बस यहाँ पे लाके असेंबल कीजिए एंड बेच दीजिए उसे, मेड इन इंडिया बना के। ओके। तो अब इसके पीछे लॉजिक तो दिया जाता है कि इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कैपेसिटी हम डेवलप करेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। या हम जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको कंपेल करेंगे, उनको नच करेंगे कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप कीजिए इंडिया में, सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। ऑलराइट। फिर दूसरा लॉजिक दिया जाता है कि इससे हमारा रिड्यूस होगा इम्पोर्ट बिल। बट सबसे बड़ा थ्रेट किसको है, ये हमारे सर्विस सेक्टर को है। मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विस सेक्टर हमारा सरप्लस में रहता है। अब बहुत टेक्नोलॉजी वाइज जो आईटी रेवल्यूशन हुआ है, इंडिया ने एक ही रेवल्यूशन ढंग से इंप्लीमेंट किया है इंडिया में, वो है आईटी रेवल्यूशन, ठीक है। उससे पहले के फर्स्ट रेवल्यूशन, सेकंड रेवल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन जो थे, वो हमने मिस किए थे, हम इसमें कामयाब हुए। लेकिन अब अगर आप इस तरह की चीजें बना देंगे, लोगों को कंपेल करेंगे कि आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स खरीदिए जियो के, जिसकी मेमोरी एक फोन से भी कम है, तो आपके सर्विस सेक्टर पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा इसका। ऑलराइट। इट्स जस्ट रबिश टॉक कि इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाएगा, या चाइना को हम हार्म कर देंगे, हम लोग इंपोर्ट कम होगा, ऐसा नहीं है। इस तरह की पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करने में आपको 2 से 3 साल लगते हैं। तो अगर ये इंप्लीमेंट भी करना था आपको, तो इसको आप फेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते थे, आप ऐसे नच नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, चाइना का जो ट्रेड है वर्ल्ड ओवर, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। इंडिया के साथ उसका ट्रेड है हार्डली 100 बिलियन, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसे। ओके। देन हमारे सर्विस सेक्टर तो यहाँ पे हार्म हो गई होगा, एंड अल्टीमेटली इसके प्राइस भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक ये जियो लेकर ही एक बुक लॉन्च किया है, 2 दिन पहले ही किया है जस्ट। तो दिस इज बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। एनीवे, मुझे आपको बताने थे ये एक्सेप्शंस, ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो। एक तो वैलिड लाइसेंस ले सकते हैं आप, बैगेज अलाउड किया है, रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग रिपेयर के लिए अलाउ है, एंड रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना भी अलाउ है, ठीक है। तो मुझे आपको ये एक्सेप्शन बताने थे, देन आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब सिटी न्यूज है, नॉट इम्पोर्टेंट। दिल्ली टू बी एट यूक्रेन टेबल, टॉक टेबल। अब देखिए, यूक्रेन का इशू सब कंट्रीज अपने अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इंडिया क्या कह रहा है, आप डिप्लोमेसी के थ्रू कीजिए, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ओके, दीज वर द गोल्डन वर्ड्स बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसे पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया। तो इसी से लेके एक पहला समिट हुआ था कोपेनहेगन में, अब दूसरा हो रहा है सऊदी अरेबिया में, किस डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाए।
राइट। तो पहला भी हमने अटेंड किया था और सेकंड भी अटेंड कर रहे हैं। अब ये इसका एम क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं विड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप फ्रॉम यूक्रेन, release of prisoners, restoration of Ukraine's territorial integrity, guarantees on nuclear safety, food and energy security, tribunal for those responsible for aggression of security guarantees. It aims to hold Russia accountable for war atrocities, require Moscow to surrender all captured Ukrainian territory and pay damages, though Russia has rejected the plan in the past. While India has not explicitly condemned the Russian invasion of Ukraine, it always maintained that conflict must be resolved by dialogue and diplomacy. तो बेसिक बात ही है, बस इंडिया अटेंड कर रहा है वहाँ समिट को और कुछ नहीं। ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है, जोहानिसबर्ग में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्होंने इन्फॉर्म किया साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा को। इधर हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें फॉरेन स्टूडेंट्स को भी इंडिया में अट्रैक्ट करना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारे आईआईटीज आईआईएम्स का भी नाम उतना ही है वर्ल्ड ओवर में जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज का। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक स्टडी इन इंडिया पोर्टल, जो क्या करेगा, ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड वीजा एप्लीकेशन। और हम प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया को एज अ ग्लोबल एजुकेशन हब। द पोर्टल इज गाइडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑपोजिशन वॉकआउट ओवर मणिपुर, राज्यसभा पासेस 3 बिल। तो इन 3 बिल में से एक इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है, दैट इज ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 50 ईयर प्रोडक्शन लीज फॉर ऑफशोर मिनरल। ऑफशोर मिनरल्स क्या मतलब, ऑफशोर से मतलब क्या है आपका, देखिए जैसे हमारी टेरिटरी है जहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारा सी शुरू हो जाता है, तो कुछ तो हमारा आ जाता है टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड जो जाता है ना इंटरनेशनल वाटर, उसको हम कहते हैं ऑफशोर। ठीक है, तो वहां पर जो माइनिंग वगैरह करनी है उसके लिए 50 ईयर लीज दी जाएगी एंड प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया। दूसरा है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 23 एम्स टू रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन बाय सिंगल लॉ एंड सीक टू टारगेट टाउट्स। टाउट्स यानी वो लोग जो वकीलों से पैसे लेके उनके पास केस लेके आते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ ब्रोकर्स, जैसे यहाँ रूम दिलाते रहते हैं ना दिल्ली में करोल बाग में। फिर इसके साथ एक कंसर्न है ऑफशोर माइनिंग के साथ, इम्पैक्ट ऑफ ऑफशोर माइनिंग ऑन द मैराइन इकोसिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन लाइवलीहुड ऑफ दोस डिपेंडेंट ऑन सी, स्पेशली फिशर फोक्स। देन हाँ, वो जो एडवोकेट बिल है उसमें क्या है कि एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज कैन पब्लिश द लिस्ट ऑफ टाउट्स, those who procure clients for legal practitioners in return for any payment, and those named in the list of the touts will be excluded from entering court premises। और तो ये जो मिनरल वाला बिल जब आएगा तो हम इस पे डिटेल में भी बात करेंगे। नथिंग important here, let's move on to next। not important, no। यहाँ पर कल भी मैंने आपको न्यूज बताई थी, यूएसए की सॉवरेन रेटिंग रिड्यूस की है फिच ने। तो इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताए थे कि एक तो इनका डेट बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है, दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। फिर दूसरा इनकी गवर्नेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम है, राइट, इनकी फिजिकल सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती जा रही है। तो इस रिलेटेड मैं आपको एक बार डिटेल में बताना चाहूंगा ये डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, क्योंकि आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है, इसके इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, सपोज हमारी जीडीपी है 100 रुपीज, ठीक है, उस पर हमारा डेट है 20%, यानी कि हमने 20% बोरोइंग कर रखी है पर्स। ठीक है, अब सपोज कि हमारा डेट है 83 और हमारी जीडीपी है 100, तो दैट मीन्स क्या है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, 83%, इतनी हमने बोरोइंग्स कर रखी है। और 83% ही हमारा इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है एज ऑफ 2023 अप्रैल, राइट। तो अब ये बताइए पहले तो कि क्या ये चीजें ठीक है होना, या ये डेंजरस है एक कंट्री के लिए। ठीक है, फिर देखिए जब भी कोई डेट अनसस्टेनेबल बन जाएगा ना, तो फिच या कोई भी रेटिंग आपकी जो रेटिंग होती है वो गिरा देती है, और रेटिंग अगर आपकी गिर जाती है तो आपके यहाँ का सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अफेक्ट होता है उस पर पूरा। ठीक है, सो पहले आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, एफआरबीएम एक्ट, राइट। तो इसी पे एक कमेटी बनाई गई थी, एनके सिंह, इसने रेकमेंड किया था कि इंडिया को अपना डेट टू जीडीपी रेशियो 60% कर लेना चाहिए बाय एंड ऑफ 2023 फिजिकल ईयर। ठीक है, तो ये तो टाइम हो चुका है और हमने टारगेट क्या कर दिया है, मिस। ऑलराइट,
तो अब पहले मुझे ये जानना है कि इज इट गुड और बैड, ये समझ लीजिए आप अपने एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहली बात तो कि आप डेट के लिए यानी कर्ज ले रहे हो, तो आप बोरो कर सकते हो मनी दोनों तरीकों से, डोमेस्टिक भी अपने लोगों से या अपने मार्केट से, और अब्रॉड से भी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डेट। और एक्सटर्नल डेट, और एक्सटर्नल डेट है अभी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट $324 बिलियन, ठीक है, जो कि हमारी जीडीपी का कितना हुआ, करीब 18-20%। एंड इसमें इस $624 बिलियन में ऑलमोस्ट 20% ही है जो कि शॉर्ट टर्म डेट है। शॉर्ट टर्म यानी कि जो आपको 1 साल के अंदर पे करना है, ठीक है, बाकी सब हमारा लॉन्ग टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेस देन 1 ईयर के अंदर पे करना है, तो अभी सिचुएशन ठीक है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मुझे आपको ये समझाना है कि देखिए, आपने डेट लिया, आप कर्ज लेके आए, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ना, उसी को हम लोग कहते हैं डेट सर्विस। पहले आप ये याद रखिए, डेट सर्विस, ठीक है। अब अगर ये डेट सर्विस लो है, लाइक सपोज कि आपको कहीं से लोन मिला है 0.1% इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो ये तो इजी है, सस्टेनेबल है, तो हम लोग उसको चुका लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट बहुत कम है उस पर, लोन हमें बहुत कम देना है, हमारा डेट सर्विस ऑब्लिगेशन जो है वो बहुत कम है, तो वो सस्टेनेबल, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे ना, वो चल रहा है 230%, बट कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत लो है, तो वो सस्टेनेबल है उनके लिए, ओके। और अगर ये मान लो हाई हो जाए, जैसे सपोज 3%, 5% हो जाए, तो फिर ये हो जाता है अनसस्टेनेबल। कई बार 20-20% भी हो जाता है, और वो जब होता है जब आपकी देश की हालत खराब हो। अब जैसे कि पाकिस्तान ओवरसीज एक्सटर्नल डेट रेज करना चाहेगा, तो आपको क्या लगता है उसको कोई 0.1% पे देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके यहाँ रिस्क ज्यादा है, उसकी जो हालत है इकोनॉमी की, सेम भी श्रीलंका। तो ऐसे में उनका ये जो डेट सर्विस ऑब्लिगेशन है, ये बहुत हाई हो जाता है, और यही डिसाइड करता है कि आपका डेट टू जीडीपी रेशियो हाई है, लो है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो सस्टेनेबल है या नहीं, ये डिसाइड कर देता है आपका इंटरेस्ट परसेंटेज जो आपको पे करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, बॉन्ड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लोन जो भी रेस करती है बॉन्ड से ही करती है ना, तो बॉन्ड में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी ईल्ड जो होती है वो कम हो जाती है। ईल्ड यानी गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करेगी। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने काफी सारे बॉन्ड इशू किए 100 रुपए के, ठीक है, उस पर उसने कहा मैं 8% आपको इंटरेस्ट देंगे एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। सबसे पहले कहाँ इशू होंगे? प्राइमरी मार्केट में, राइट, वहां पे सपोज आप लोगों ने खरीद लिए, हम सब ने खरीद लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी मैच्योरिटी है 1 साल, 2 साल, 3 साल, बीच में कुछ लोगों ने कहा चलो यार सेकेंडरी मार्केट में चल के बेच देते हैं। तो आपने 100 रुपए खरीदे थे, 100 रुपए में खरीदा था, और आपने कितने में बेच दिया? सपोज 105 रुपए में, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें अब आपने आपने तो अपना 5 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए। अगला वाला बंदा जो आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदा होगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो उसको कितना मिलेगा वहां से? 108 रुपए, राइट। तो उसकी ईल्ड क्या हो गई? अल्टीमेटली उसकी ईल्ड हो गई कम, ठीक है। तो यही जो हमारा आरबीआई ने अभी एक ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया था, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, वो यही सबसे रिलेटेड था कि कैसे भी गवर्नमेंट ने जो डेट रेज किया है, उस पे जो यील्ड देनी है, यानी कि जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना है आगे चल के, वो किसी तरीके से कम किया जा सके। और वो आरबीआई खरीदता है, करता है खुद परचेज करके, वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है और खुद परचेज कर लेता है वहां से, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ा देता है वो। जैसे लोग आपस में खरीद रहे थे, वहां पे एक एंट्रेंट और आ गया जिसको खरीदनी है, आरबीआई भी आ गया, तो डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ जाएगी किसी चीज की तो प्राइस बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको बताया प्राइस एंड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जैसे ही उनके प्राइस बढ़ते हैं उनकी यील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो चलिए, अब दूसरी बात ये कि हमारा ये डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ क्यों रहा है। तो अब देखिए जरा, इसका फॉर्मूला क्या है? डेट टू जीडीपी। तो या तो आपका डेट ही बढ़ रहा हो, यानी कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, या फिर आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिक्रीज। तो हमारा कोविड टाइम पे क्या हुआ था कि एक बार हमारी जीडीपी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी थी, ठीक है, यानी कि ये समझिए कि आपकी इनकम कम हो गई है, ठीक है। डेट आपका उतना ही जितना था, बट आपकी इनकम कम हो गई, यानी कि पहले आप सपोज 30 रुपए डेट ले रहे थे और आपकी 100 रुपए इनकम थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको, ठीक है। लेकिन अब भी आप 30 रुपए की डेट है, लेकिन इनकम आपकी 90 रुपए हो गई है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया।
ठीक है। तो कोविड के टाइम पर यही हुआ था। एक तो उसमें क्या हो रहा था कोविड के टाइम में कि हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए और एक्सपेंडिचर को मैट करने के लिए गवर्नमेंट ने और ज्यादा बोरो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट की खुद की इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई मतलब रेवेन्यू नहीं आ रहा था उस टाइम, लॉकडाउन था जब, पूरा रेवेन्यू डिक्रीज हो गया था, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट होता है वो बढ़ गया था काफी, ठीक है। अब ये डेफिसिट में टर्म आता है मोनेटाइज। क्या हम इस डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकते हैं? तो देखिए 97 तक क्या सिचुएशन थी कि इस डेफिसिट को मोनेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को कहती थी कि आप बॉन्ड इशू कर दीजिए हमारे बिहाफ में, ठीक है। तो आरबीआई बॉन्ड इशू कर देता था, इससे पैसा आ जाता था और वो गवर्नमेंट को देता था, यहाँ से पैसा आएगा फिर आरबीआई गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, रुपी। अब ये बॉन्ड इशू की जाती थी दो तरीके से। एक तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगा बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है, और फिर नीचे सेल कर देगा किसको, बैंक्स वगैरह खरीद लेंगे, ठीक है। कुछ अब तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी अलाउ कर दिए, वो लोग भी खरीद सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से पैसा आ जाता था, ऑलराइट। दूसरा, आरबीआई क्या करता था, आरबीआई खुद ही खरीदता था, मतलब खुद ही पब्लिश कर रहा है और खुद ही बाय कर लेता। कैसे करता था ये बाय? बाय करने के लिए इसको करनी पड़ती थी और ज्यादा करेंसी प्रिंट करता था, बॉन्ड खरीदता था और गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता था यहाँ से, ठीक है। इसे हम कहते थे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और इस वाले को कहते हैं इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, ठीक है। ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा स्पेशली, ठीक है। तो ये तरीका था 97 तक का। इसके बाद सी रंगाराजन जो उस टाइम आरबीआई गवर्नर थे कि देखिए इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा अलग और करेंसी प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इससे मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। और दूसरा, एक मॉरल हजार्ड क्रिएट हो रहा है कि गवर्नमेंट को कोई चिंता ही नहीं है कि कितना भी खर्च कर लो आरबीआई से प्रिंट करवा लेंगे और पैसे। तो वो और केयरलेस हो गए थे, इनडिसिप्लिन हो गए थे। तो आरबीआई ने फिर इस चीज को रिप्लेस किया कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अब नहीं होगा, आप वेस एंड मीन्स एडवांसेस ले लीजिए, जो कोविड टाइम पे अलाउ भी किए गए थे। ये एक फिक्स परसेंटेज का होता है जिसमें आप गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, ऑलराइट। और ये जो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो रहा है वही हमारा है पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा, ठीक है। फिर 2017 तक आते आते गवर्नमेंट एक बार फाइनेंस एक्ट लेके आई। उसने कहा कि देखिए डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ठीक है, आप कह रहे हो कि गलत है, ठीक है, बट आप एटलीस्ट इतना कीजिए कि आरबीआई खुद तो प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। प्राइम मार्केट यानी जहां पे फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू किया जा रहा है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में आप कर सकते हो। तो हम इस तरीके से काइंड ऑफ पार्शियल मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पैसा पब्लिक से ले लेंगे, कुछ आरबीआई से ले लेंगे और अपना डेफिसिट कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आर्टिकल तो आप पे काम का नहीं है, बट ये आर्टिकल पढ़ के आपको काफी शर्म महसूस होगी कि एज अ सोसाइटी हम लोग के क्या हाल है। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जब भी वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए या रेप जैसे क्राइम रोकने के लिए जब भी कोई लॉ बनाया है तो किसी ना किसी बड़ी क्राइम के होने के बाद हमारी आंखें खुली हैं, और तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कंटिन्यू टू एस्केलेट, ये तो सच है। अब देखिए केस हुआ था बहुत पहले, मथुरा रेप केस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन मथुरा रेप केस। यहाँ पे एक 16 साल की इलिटरेट ट्राइबल लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के आ गई थी, ठीक है, उसका रेप दो पुलिस मैन ने किया था पुलिस स्टेशन में। तो उनने सोचा था कि यार ये लड़की तो खुद घर से भागी हुई है, यानी कि शी इज अ विमेन ऑफ लूज मॉरल कैरेक्टर, ऑलराइट। बट यहाँ पे सेशन कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम किया कि कोई मार्क नहीं है लड़की की बॉडी पे इंजरी के, यानी फोर्स सेक्स के। दैट मीन्स कि उसने खुद एग्री किया था करने के लिए, ये सेशन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो इसको फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिवर्स किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि अगर लड़की खामोश रही डर के मारे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दे दिया था करने का, ऑलराइट। लेकिन फिर गलत हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर दिया और कहा कि नहीं, सेशन कोर्ट ने जो कहा है वो सही है और पुलिसमैन को एक्विट एक्विट कर दिया, ठीक है, बरी कर दिया। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात थी। फिर इसको लेके काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, मीडिया पब्लिसिटी हुई। फिर 1983 में पहली बार कुछ अमेंडमेंट किए गए रेप लॉस में अंडर आईपीसी। सिंस आजादी के बाद से हमने पहली बार 1983 में जाके कुछ अमेंडमेंट किए, जहां पर मिनिमम मैंडेटरी पनिशमेंट फॉर 7 years was stipulated फॉर जनरल रेप एंड 10 years फॉर एग्रीवेटेड रेप सच एज गैंग रेप या कस्टोडियल रेप, रेप ऑफ चिल्ड्रन अंडर 12 years और प्रेग्नेंट वुमेन एटसेट्रा, ऑलराइट। तो आप देखिए एक हादसा होता है उसके बाद जाकर हम लोग लॉ में कुछ चेंज करते हैं। सिमिलरली इनेक्टमेंट इन 2012 पॉस्को एक्ट आया इसमें, इसने सेक्सुअल वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेन थिंग टू नोट इज दिस पॉस्को एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल,
ऑलराइट। अधिकतर जो लॉज हैं हमारे यहाँ पे वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो सिर्फ लड़की को ही विक्टिम मानते हैं। देखिए वो ये मानते नहीं कि मैन के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, वो सिर्फ ये मानते हैं मैन के साथ हो सकता है जब तक वो सिर्फ एक माइनर है, अंडर 18। तो पॉस्को एक जेंडर न्यूट्रल है, बट बाकी के जो रेप लॉस हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉस हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। Okay, तो रिमेंबर दिस फैक्ट अबाउट पॉस्को विद इन इट्स स्कोप एंड इट वाइडेंड की डेफिनेशन। क्योंकि जनरली क्या कई बार कोर्ट में बस ये बोला गया कि पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है या नहीं, वजाइना पेनिट्रेशन हुआ है या नहीं, तब भी उसको रेप माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी रेप माना जाएगा। इसने इसकी डेफिनेशन को वाइडन किया। ऑलराइट। दूसरा, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर स्टैब्लिश किए गए इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड ट्रायल में। एंड फेलियर टू रिपोर्ट द क्राइम एंड इवन कंसेंशुअल सेक्स विद माइनर बिकेम एन ऑफेंस। अगर सपोज कोई 18+ है, वो मर्जी से भी सेक्स करता है किसी 16 साल के बच्चे के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो रेप ही माना जाएगा। और मैं इसको जेंडर न्यूट्रल इसलिए इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी इंदौर का एक केस था जहाँ पे एक 23 साल की लड़की एक 15 साल के लड़के को लेके 3 दिन के लिए फरार हो गई थी, गुजरात चली गई थी। ओके, तो उस पर भी पॉस्को एक्ट लगा उस लड़की पे भी कि आप एडल्ट थी, लड़का माइनर था। ऑलराइट। देन दिल्ली गैंग रेप हुआ था 2012 में। ओके, तो यहाँ पर भी फिर रेप लॉज को फिर से अमेंड किया गया एंड वाइडर डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। 92 में भव्य देवी रेप केस हुआ था, काफी हाईलाइट रहा एंड इस पे एक मूवी भी बनी है विथ मलाइका शेरावत एंड ओमपुरी। उसमें क्या है, ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया सारे अक्यूज को ये कहकर कि अपर कास्ट मैन वुड नॉट हैव टच्ड ए लोअर कास्ट वुमेन। ये हमारे कोर्ट के वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं ये हालत है हमारे जुडिशरी की। एक अपर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट की लड़की को टच नहीं करेगा, ये कह के आपने बरी कर दिया सबको। एनीवे, फिर 2013 में इनेक्ट किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन रिड्रेसल एक्ट। फिर 2018 में कथुआ जम्मू एंड कश्मीर में एक 8 साल की मुस्लिम बच्ची का, नोमैडिक मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उसका रेप और मर्डर होता है। एंड सबसे शॉकिंग बात ये थी कि प्रोटेस्ट किए जाते हैं इन दी सपोर्ट ऑफ द अक्यूज्ड कि नहीं नहीं वो लोग तो बेगुनाह हैं। ओके, तो ये अगेन एक शर्म की बात थी। उसी तरीके से जब निर्भया केस में फांसी हो रही थी तो आई थिंक उसमें से एक अक्यूज का नाम था विनय शर्मा। तो उसके गांव में एक प्रोटेस्ट बैठ गए थे सब लोग कि जज साहब आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा अगर आप इसको फांसी देते हैं तो। मैं दिल्ली गैंगरेप की बात करूं 2012 वाला, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजें गलत है। बिल्किस बानो केस अभी गुजरात में जो हुआ, गुजरात राइट्स में एक प्रेग्नेंट लेडी का रेप हुआ था, उसके 3 महीने के बच्चे को पत्थर पे फेंक के मार दिया गया। ओके, और वो प्रेग्नेंट भी थी जब रेप हो। उसके अक्यूज अभी छूट के आए जेल से। ऑलराइट, और जब वो छूट के आए तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कई पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए ने उनको मंच पे बुला के सम्मानित किया। तो इस आर्टिकल में वो यही हाईलाइट करना चाह रही है कि आप विमेन के अगेंस्ट क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स की वजह से। मुलायम सिंह यादव का एक स्टेटमेंट था, लड़के हैं गलतियां हो जाती है। तो इस तरह के एनवायरमेंट आप क्रिएट करते हो तो ये क्राइम और ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि अब फिर ये सब ऐसा डेवलप होने लगता है कि रेपिंग विमेन बिकम्स ए वेपन टू शेम कम्युनिटीज ड्यूरिंग कम्युनल एंड एथनिक वायलेंस, जो अभी हमने मणिपुर में देखा। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल ज्यादा काम का नहीं था, बट एक क्रक्स इतना सा था कि जब भी हादसा हो जाता है उसके बाद हमारे सरकार की नींद खुलती है। फिर कल मैंने आपको बताया था कि जन विश्वास बिल लाए हैं जिसमें इन लोगों ने काफी सारे प्रोविजंस अमेंड किए हैं अलग अलग एक्ट में। द बिल अमेंड 42 लॉज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स सच एज एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया, पब्लिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो उसी में इन लोगों ने जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए हैं कि अगर ये लोग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है, खराब ड्रग्स, उस वजह से किसी की डेथ हो जाती है या वो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है गलत डोज की वजह से, तो पहले इसमें काम था, इसमें पनिशमेंट थी इम्प्रिजनमेंट की। अब आपने उसको ऐसे कर दिया कि सिंपल फाइन देके आप बात कर लीजिए, और उसको कंपाउंडेबल भी बना दिया ऑफेंस को। यानी कि अगर सामने वाले के घर में कोई डेथ हो गई है तो आप उसको एक कंपनसेशन दे दीजिए और सुलह कर लीजिए आपस में, काम खत्म। ये 2 चेंजेस किए गए हैं। तो लोग उसको लेके ही कह रहे हैं कि ये गलत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल मत पढ़ना, उसमें बस इतना सही क्रक्स है। दूसरा है वोएजर मिशन। देखिए ये पहले मिशन है जो सोलर सिस्टम से बाहर गए। लॉन्च इन 77 वोएजर 1 एंड 2 आउटसाइड द इम्पैक्ट ऑफ अ सन कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसको जब लॉन्च किया गया था तो एडवांटेज जिस ईयर में लॉन्च किया गया था उस साल क्या हुआ था कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब एक अलाइनमेंट में थे। अलाइनमेंट में उससे फायदा ये हो जाता है कि एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं ये। तो हमारा ये जो वोएजर था वो कम फ्यूल में आगे जा सकता है उनकी ग्रेविटेशन की मदद से। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ ए रेयर अलाइनमेंट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून अकर्स once in every 175 years. It harnesses the gravity of each planet to cover great distance while using small amount of fuel. Alright. Then it was powered by a small nuclear reactor, draw energy from plutonium pellets. इसके साथ एक 12 इंच की डिस्क लगाई गई थी, जैसे हम टाइम कैप्सूल कहते हैं, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि हमारे सोलर सिस्टम का मैप क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। उसमें कुछ एनकोडेड इमेजेस थी एंड साउंड थे फ्रॉम अर्थ विद स्पोकन ग्रीटिंग इन 55 लैंग्वेजेस, ताकि बाहर अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल है कोई प्लैनेट ऐसा जहां पर जीवन है तो वो लोग इस टाइम कैप्सूल को यूज करके जान सकें हमारे बारे में। अब वोएजर 1 और वोएजर 2 ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो वोएजर 1 ने हमें ईओ के बारे में बताया था, जो कि जुपिटर का एक मून था, कि ये जियोलॉजिकली एक्टिव है, यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, यहाँ पे वोल्केनोस हैं, इस तरह की एक्टिविटी है यहाँ पर। उसके अलावा 3 और जुपिटर के मून की खोज की थी इसने, दैट इज टीबी, मेथिस एंड एड्रास्टिया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आईओ तो आपने काफी बार सुना होगा, बाकी ये 3 ज्यादा सुने नहीं होंगे। तो प्रीलिम्स में इस तरह का देके कह दिया जाए कि ये तीनों क्या हैं या क्यों नहीं उसमें है, तो समझ जाना कि ये जुपिटर की मून की बात कर रहा है। Voyager 1 noted that Titan was not the biggest moon of our solar system. It is smaller than Jupiter's Ganymede. एक बार देख लेना जुपिटर के जितने मून से उनके नाम। ठीक है, नेपच्यून पे इसने डिस्कवर किया था एक ग्रेट डार्क स्पॉट, ए ह्यूज स्पिनिंग स्टॉर्म इन द प्लैनेट एटमॉस्फेयर। चलिए, ये आर्टिकल मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि कई लोग कहते हैं नेहरू नेहरू कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, पैसिफिस्ट थे बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इनडायरेक्ट सैंक्शन दे दिया था कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है। जवाहरलाल नेहरू followed a dual intent strategy on nuclear power. He was against the atom bomb. The call for a nuclear free world must come from position of strength and not weakness. ठीक है, और पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आप जब भी पहुंचते हो जब आपके पास वो बॉम्ब हो ऑलरेडी, तब आप कह सकते हो कि यार बॉम्ब खत्म करने चाहिए दुनिया भर में, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना चाहिए। अगर आप वीक होके आपके पास है ही नहीं और आप कह रहे हो कि न्यूक्लियर फ्री वेपन वर्ल्ड बनाना है, नो वन इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली। Nehru entrusted Dr. Homi Bhabha with India's nuclear program to develop the capability to use nuclear energy for peaceful purposes, but to retain the capacity to develop a weapon if need arose. Alright? इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे वर्क कीजिए ताकि हम उसका पीसफुल यूज कर सके न्यूक्लियर एनर्जी का, बट वो कैपेबिलिटी भी रखिए कि अगर जरूरत पड़े तो हम वेपन भी बना सकते हैं। सो दिस वाज एक्चुअली ए नोट फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम, इनडायरेक्ट नोट। फिर अब ट्रिगर कहां से हुई ये सब चीज, डिफीट ऑफ चाइना बाय चाइना इन 62। 62 में हम चाइना से हारे और 64 में चाइना ने एटम बॉम्ब बना लिया, उसने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए, तो इंडिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। तो बाय 64 सभी कंट्रीज, जो 5 कंट्रीज हैं यूएनएससी काउंसिल में परमानेंट मेंबर, उन 5 के पास न्यूक्लियर वेपन थे, जैसे यूएस ने 45 में, यूएसएसआर ने 49 में, यूके ने 52 में, फ्रांस ने 1960 में एंड फाइनली चाइना ने 64 में। ठीक है, तो अब इंडिया के लिए और ज्यादा कंपल्शन हो गया था। और नेहरू जी की एक बिलीफ ये भी थी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर इंडिया इज शॉर्टकट टू मॉडर्निटी एंड मेजर पावर स्टेटस। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 74 में, टेस्ट तो नहीं किया, आप ये कह सकते हो कि हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था दैट वी हैव द कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन। अब यहाँ ये पढ़िए, इस बुक का जो नीरजा चौधरी ने लिखी, इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और राजीव गांधी की मीटिंग चल रही थी यूएसए में एक बार, और वहां पे रीगन ने कहा था, 1985 की बात कर रहे हैं हम अभी, ओके, 1985 में रीगन टोल्ड राजीव गांधी दैट पाकिस्तान हैज ऑलरेडी मेड ए बॉम्ब, सो डोंट टॉक थ्योरी, थिंक ऑफ योर ओन प्रोटेक्शन। ये खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था इंडिया को, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, सिर्फ टेस्ट नहीं किया उसने, बना लिया है। तो आप अब ये थ्योरी वाली बातें छोड़िए, नॉन अलाइनमेंट की बातें और पीसफुल यूजेज, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की बातें छोड़िए, पहले अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए। ऑलराइट, फिर राजीव गांधी से आगे बढ़ते हैं। तो राजीव गांधी in 1989 gave डिफेंस सेक्रेटरी नरेश चंद्रा अप्रूवल टू डेवलप दी बॉम्ब। ओके, फिर 98 में ऑपरेशन शक्ति होता है एंड बिगिनिंग ऑफ द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ अटल जी ने किया, अटल जी ने, ऐसा नहीं है, शुरुआत बहुत पहले से होती है, ऐसी चीजें ओवरनाइट नहीं बनती है। इनफैक्ट जब अटल जी चुनाव जीते थे ना, तब ही वेंट टू मीट मिस्टर राव, नरसिम्हा राव, जो उनसे पहले पीएम थे हमारे,
ठीक है। उनके पास जब वो मीटिंग में पहुंचे, ये खुद अटल जी ने अपनी किताब में लिखा है, जब पीएम पहुंचे वहां पर तो उन्होंने नरसिम्हा राव से पूछा दैट कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया हो, आप करना चाहते थे बट कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा था यार न्यूक्लियर टेस्ट करना बाकी रह गया था, बस एक बार कोशिश की थी बट वो अमेरिकन सैटेलाइट्स ने कैप्चर कर ली थी तो हम कर नहीं पाए थे। तो उन्होंने कहा था वो बस सब कुछ तैयार है, सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाके फाइनली वो टेस्ट कंडक्ट करवाया था और उसके बाद इंडिया पे काफी सैंक्शन लगे, वो सब अलग बात है। बट इवन सारी तैयारियां नरसिम्हा राव के टाइम हो गई थी, उससे पहले राजीव गांधी ने इन ओपनली सैंक्शन दे दिया था डिफेंस सेक्रेटरी को कि यस वी हैव टू डेवलप दिस। ऑलराइट। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों में ज्यादा मत आया कीजिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या पुराने प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, सब अटल जी के टाइम और अब हो रहा है 2014 के बाद, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट का मॉक इंटरव्यू सुन लीजिए यूट्यूब पे, जब भी उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी नजर में सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर कौन है, सबके मुंह से जवाब नेहरू जी निकला है। क्योंकि नेहरू जी को माना जाता है उनकी विशनरी लीडरशिप के लिए। ठीक है। आज हमारा वर्ल्ड ओवर आईटी में अगर दबदबा है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमारे कंपनीज में इंडिया के लोग सीईओ बन के बैठे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द विजन दैट ही हैड कि हमें आईआईटीज बनाने हैं। ऑलराइट। 1964 तक हमारे यहाँ फूड क्राइसिस थे, क्योंकि उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू आईआईटी आईएम एम्स की बातें कर रहे हैं। ऑलराइट, स्टार्ट किए थे उन्होंने, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए थे। तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट किसी के भी इंटरव्यू उठा लेना, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में नेहरू जी का नाम सबसे ऊपर आता है, कोई दूर दूर तक नहीं है उसमें उनके उनकी विजनरी लीडरशिप के सामने। ऑलराइट, सो वी वर रियली लकी टू हैव नॉट जस्ट नेहरू बट जो लीडरशिप हमें मिली इंडिपेंडेंस के बाद, वो लीडरशिप वाकई इंडिया वर ब्लेस्ड टू हैव देम। क्योंकि अफ्रीका में आप देखिए, अफ्रीका में इवन पाकिस्तान ही देख लीजिए, अफ्रीका भी छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा मिलिट्री कूप हुए इन देशों में। ठीक, क्योंकि उनके यहाँ जो लीडर्स आए वो लालची टाइप के आए, पावर हंग्री पीपल, जो खुद रिच बनना चाहते थे ना कि अपने लोगों के लिए काम करना चाहते थे। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ एक फटा कुर्ता पहन के चाइना गए थे, तो एक लेडी ने आके उनको कवर किया था, ये साइड की मेरी सैलरी इतनी है कि मैं 2 ही कुर्ते अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं लाल बहादुर शास्त्री वॉज द पर्सन जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और आज हमारे ट्रेन एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ और वहां पे जाके हमारे रेल मिनिस्टर लास्ट में नारे लगवा रहे हैं भारत माता की जय, जस्ट अपनी कमियों को छुपाने के लिए। और तो आप सिर्फ इस तरह के नारे लगा के लोगों में देशभक्ति दिखा के अपनी गैर जिम्मेदाराना चीजों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ओके, उसी उसी तरह जब शायद मुझे याद नहीं है उनका नाम, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, ठीक है, उनके कुछ सेक्रेटरी थे जिन्होंने जापान से कुछ इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बात की थी। ठीक है, तो उन्होंने 10 इंडस्ट्री सेटअप की थी, लेकिन फिर जापान ने पूछा था जो सेक्रेटरी थे उनसे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, अगर मुझे ही देना चाहते हो आप 10 की जगह 11 इंडस्ट्रीज लगा दीजिए इंडिया में। तो उस टाइप के सेल्फलेस लीडर्स मिले थे हमें इंडिपेंडेंस टाइम, इसलिए हमारा इंडिया आज यहाँ तक पहुंचा है। Anyway, Russia had added Norway to its list of foreign states that have committed the so-called unfriendly act against Russian diplomatic mission. ठीक है, तो इसकी बस लोकेशन देख लेना और कुछ इसमें काम का नहीं है। यहाँ पे जैसे इसराइल की कंपनी थी एनएसओ, उसने पेगासस सेल किया था कई गवर्नमेंट्स को उसके लिए, एस्पियोनेज के लिए। ओके, कि वो पेगासस वाज रियली वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आप अपना फोन स्विच ऑफ भी कर देंगे तो भी वो आपकी सारी वॉइस मीटिंग वगैरह सब रिकॉर्ड कर लेता था। ओके, तो उसी तरह इसराइल का एक और टेक फर्म है सेलिब्राइट, उसने पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उनकी जो पुलिस यूनिट है उसको सेल किया है हाईली इंट्रूसिव एंड लीड टू ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन डिस्पाइट टू नॉट हैविंग डिप्लोमेटिक टाइज, क्योंकि इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर की है जिससे वो भी एस्पियोनेज कर पा रहे हैं। जबकि वासेनार एग्रीमेंट में ये कहा गया है देयर आर एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्वेल यूज गुड एंड टेक्नोलॉजीज, दीज प्रोडक्ट रिक्वायर्स ओवरसाइट। अरे जबकि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है दोनों के। तो ये अब बात निकल के आई है कि इन लोगों ने इस तरह की चीजें ये सेल कर रहे हैं पाकिस्तान को जो हैकिंग में यूज होती है। आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेल फोन को भी हैक कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो उसमें जो डिवाइस में डेटा स्टोर है उसको, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट मैसेज, कॉल लॉग्स। तो आजकल सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरे कंट्रीज नहीं, लगभग सभी गवर्नमेंट्स की कोशिश कर रही हैं कैसे पब्लिक की प्राइवेसी को हार्म किया जा सके। और खुद गवर्नमेंट अगर पब्लिक की प्राइवेसी को हार्म करने लगे, टेक्नोलॉजी का मिसयूज करने लगे, तो फिर इट्स वेरी डेंजरस क्राइम।
यहाँ पे चाइना ने कहा है कि हम रेगुलेट करेंगे बच्चे स्मार्टफोन जो यूज कर रहे हैं कि आप सिर्फ 2 आवर्स अ डे के लिए ही यूज कर पाएं। इनफैक्ट ये इंडिया में भी होना चाहिए और कई कंट्रीज में होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे। ये है सर्विसेज पीएमआई। अब देखिए पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस के लिए दोनों के लिए अलग अलग से बनती है, ठीक है। उसके बाद इसको कंपाइल कर दिया जाता है। और जब ये मोर देन 50 होता है दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, और जब लेस देन 50 होती है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर आई गेस। और जो भी चीजें आती हैं इसमें, जो मैं आपको उस वक्त कह रहा हूँ कि अभी नहीं करेंगे हम इसको, तो इट्स श्योर कि हम इसको बाद में डिटेल में कवर करते हैं। ओके, जैसे आज हमने टैली वाला बिल देखा, डेट टू जीडीपी रेशियो देखा। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे।